हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। गाइज, ये जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, ये 10th 12th बीएससी और एमएससी सभी में दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर में गाइज ये बॉटनी में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में दिया गया है। साथ ही साथ एमएससी में भी इस साल ये जो आपका टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। सो इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी को मैं एक के बाद एक कवर कराऊंगी। इसके फंक्शन, इसकी संरचना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, शेप, साइज, इंट्रोडक्शन सभी कुछ हम कवर करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ये होती क्या है। ठीक है, सो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार अथवा शलाका के आकार के होते हैं जो पादप और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। सबसे पहले इनके साइज देखिए, ये गोलाकार देखे गए हैं। काफ़ी पादप और जंतु कोशिकाओं में ये गोलाकार शेप के पाए जाते हैं। इसके बाद ये पादप और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में ये बिखरे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1850 में कीटों की मांसपेशियों में देखा। इसके बाद अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया 1894 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज की थी कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने और 1850 में, और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की मांसपेशियों में देखा था कोलिकर ने। इसके बाद अल्टमान साइंटिस्ट आए, इन्होंने इसका नाम रख दिया बायोब्लास्ट। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट में वर्तमान में इसका नाम रखा गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि 1897 में बेंडा नामक साइंटिस्ट ने रखा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी खोज की थी कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की और कीटों की मांसपेशियों में की थी। देन इसके बाद जो प्रेजेंट यानी वर्तमान नाम है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, वो रखा था बेंडा नामक साइंटिस्ट ने 1897 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, कोशिका द्रव्य में कुछ धागेदार फिलामेंटस रचनाएं होती हैं। ये प्रायः सभी वायवीय यानी एरोबिक सेल्स जैसे उच्च पौधे, जंतु तथा कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में या सेल्स में भी पाए जाते हैं। तो ये जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया धागेदार होती है, इसकी रचना और वायवीय कोशिकाएं लाइक उच्च पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके एरियल पार्ट्स में, साथ ही साथ कुछ जंतु, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कवक, शैवाल वगैरह, इनकी सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसके बाद दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें बहुत से एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि उपापचयी तथा श्वसन क्रियाओं में भाग लेते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है, आगे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसमें मैं झिल्लियाँ वगैरह बताऊंगी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है, दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं, और इस झिल्ली में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और वो जो एंजाइम है वो उपापचयी और श्वसन लाइक क्रियाओं में भाग लेते हैं और ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस या ऊर्जा घर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए तथा राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड टाइप पदार्थ पाया जाता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है उसमें काफ़ी सारे डीएनए, आरएनए वगैरह ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, इसकी झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, इसकी धागेदार संरचनाएं होती हैं, कुछ जंतु और शैवालों की सेल्स में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की मांसपेशियों में देखा। देन बायोब्लास्ट नाम उसका अल्टमान ने रखा। देन प्रेजेंट में इसका नाम बेंडा नामक साइंटिस्ट ने 1897 में दिया। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं इसके आगे और क्या दिया गया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण।
डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है स्तनियों की यानी मैमल्स की आरबीसीएस के अलावा सभी यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाई जाती है और केंद्रक के चारों ओर व्यवस्थित होती है। यानी जो मैमल्स होती हैं उनकी आरबीसीएस के अलावा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। स्तनियों की जो आरबीसीएस है उसमें नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है, उसके चारों ओर व्यवस्थित रहती है। इसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। तो आपको ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस होती है यानी अनुपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। स्तनियों की आरबीसीएस और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होती है। इसके बाद संख्या यानी नंबर्स देखते हैं। अब हम प्रोटोजोआ के एक सदस्य माइक्रोमोनास की कोशिकाओं में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जबकि कीटों की उड़न पेशियों में इनकी संख्या लाखों तक होती है। इसी प्रकार से सी आर्चिन के एक अंडे में इसकी संख्या 1.5 लाख तक हो सकती है। देखिए सभी जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। प्रोटोजोआ के सदस्य में, माइक्रोमोनास में इनकी संख्या केवल 1 होती है। कीटों की उड़न पेशियों में इनकी संख्या लाखों की मात्रा में होती है, जबकि जो सी आर्चिन होता है उसका एक अंडा जो होता है उसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। तो इस टाइप से इनकी संख्या प्रेजेंस होती है अलग अलग जीवों में अलग अलग। ठीक है। इसके बाद इसका साइज यानी आकार देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया की मोटाई 0.5 म्यू से 1.0 म्यू तक तथा लंबाई 1 से 2 म्यू तक होती है। तो ये इसकी जो लंबाई है ये अधिकतर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती है। मोटाई होती है इसकी 0.5 म्यू से 1.0 म्यू तक और लंबाई होती है 1 से 2 म्यू तक। ठीक है। इसके बाद इसकी आकृति यानी शेप देखते हैं। ये तंतुनुमा लंबे छड़ की तरह या धागे के समान हो सकती हैं। इनका आकार कोशिका की कार्यकी के आधार पर बदलता रहता है, जो टेनिस रैकेट के आकार की भी हो सकती हैं। तो इनका जो साइज है वो क्लियर नहीं होता है, इनका शेप जो है वो क्लियर नहीं होता है। ये लंबी भी हो सकती हैं, धागे के समान भी हो सकती हैं। ये इनके कार्य पे डिपेंड करता है, जैसा ये वर्क करती हैं वैसे इनकी आकृति होती है। ठीक है। टेनिस रैकेट के आकार की भी हो सकती हैं, इसलिए हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा था ये गोलाकार और शलाका के आकार की होती हैं। देन इसके नीचे वाले पॉइंट में हमने लिखा था कि ये धागे के समान होती हैं। तो इनकी जो आकृति है, शेप है, वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए इनका जो शेप यानी आकृति है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलती है। यही लिखा गया है, इनका आकार कोशिका की कार्यकी के आधार पर बदलता रहता है। ठीक है। तो ये हुई इनकी आकृति, आकार, वितरण और नंबर्स। सो गाइज ये कंप्लीट हो गए इसके बेसिक पार्ट्स। ये सभी इसके बेसिक पार्ट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अब हम देखते हैं इसकी परासंरचना, अतिसूक्ष्म संरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति या झिल्ली से बनी दिखाई देती है। ये दोनों झिल्लियों में प्रत्येक की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रूप है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो ये हमें डबल मेम्ब्रेन दिखाई देती है और दोनों ही जो इनकी मेम्ब्रेन है इसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। चूँकि ये डबल मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए कहा गया है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रूप है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी इसकी 2 झिल्लियाँ होती है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। तो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है वो है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। सबसे बाहर की जो परत है या झिल्ली है उसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और उसके अंदर की जो झिल्ली है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये जो 2 झिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं वो हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो आपको गोला टाइप दिखाई दे रहा है जिसमें काफ़ी सारी राउंड शेप
जो शो हो रही हैं स्ट्रक्चर उन्हें कहते हैं क्रस्टी, ठीक है। और जो डॉट डॉट के रूप में तरल पदार्थ भरा हुआ है वो है मैट्रिक्स। उसी के अंदर पाए जाते हैं काफ़ी सारी डीएनए, राइबोसोम वगैरह, ठीक है। जब हम एक मैट्रिक्स को खोलकर देखते हैं तो साइड में जो पार्ट शो हो रहा है उस टाइप से आपका दिखाई देता है अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स, और उसके अंदर ये पार्ट दिखाई देते हैं और उसके ऊपर का पार्ट हेड कहलाता है। देन इसके नीचे का जो पार्ट है उसे स्टॉल कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्रस्टी है इसमें F1 कण भी पाए जाते हैं जिसे क्वांटासोम्स भी कहते हैं, और वही आपकी एनर्जी जो है वो बनाते हैं। इसी कारण से इसे पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। सभी बुक्स में अलग अलग स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। ये वर्क या फंक्शन के आधार पर इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसकी थ्योरी बताती हूँ। सो थ्योरी में देखिए, इनकी बाहरी झिल्ली चिकनी सतह का निर्माण करती है जिनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग कोशिका द्रव्य से पृथक रहता है। सो जो बाहरी झिल्ली है यानी आउटर मेम्ब्रेन है वो चिकनी सतह का निर्माण करती है, चिकनी स्तर का निर्माण करती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, वो दोनों ही झिल्लियों से अलग अलग रहता है, यानी पृथक पृथक रहता है। इसके बाद जो भीतरी मेम्ब्रेन है यानी इनर मेम्ब्रेन जो है वो अनेक उभारों अथवा पट्टियों का निर्माण करती है जो इसके केंद्र या मैट्रिक्स तक पहुंचती है तथा क्रस्टी कहलाती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होती है ये आपकी भीतरी मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन। ये अनेक उभारों और पट्टियों का निर्माण करती है। ये जो उभार और पट्टियां हैं ये केंद्र या मैट्रिक्स तक पहुंचती हैं और क्रस्टी कहलाती हैं, ठीक है। तो एक टाइप से देखा जाए जो भीतरी मेम्ब्रेन है वही आपकी क्रस्टी होती है, क्योंकि वही अंदर तक पहुंचती है यानी केंद्र तक पहुंचती है और क्रस्टी कहलाती है। इसके बाद क्रस्टी के धरातल पर यानी स्पेस पर अनेक कण पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं जिसमें ऊर्जा युक्त एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो जो क्रस्टी होती है उसकी स्पेस पर, उसके धरातल पर, उसके आधार पर अनेक कण पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीसोम वगैरह, और ये जो कण होते हैं इनमें काफ़ी सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और यही एंजाइम्स काफ़ी सारी क्रियाएं करते हैं जैसे श्वसन वगैरह और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा श्वसन क्रिया में कार्बनिक एसिड CO2 H2O विच्छेदित कर देते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं ये श्वसन वगैरह क्रियाओं में कार्बनिक एसिड CO2 H2O विच्छेदित कर दिए जाते हैं। इसके बाद यह क्रिया एंजाइम के द्वारा अनेक चरणों में संपन्न होती है तथा ऊर्जा मुक्त होती है जो ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। सो यही कहा गया है जो आपकी क्रस्टी है उसमें काफ़ी सारे जो एंजाइम्स उपस्थित हैं F1 कण में, वही एंजाइम आपका ऊर्जा का निर्माण करते हैं और जो ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका अल्ट्रा संरचना है यानी अति सूक्ष्म संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया की और थ्योरी है, ठीक है। आई होप क्लियर हुई होगी आपको ये थ्योरी और अल्ट्रा संरचना। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस क्यों कहा जाता है कोशिका का। सो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रस्टी है, ऊपर मैंने जो आपको डायग्राम में बताई, उसमें उपस्थित ऑक्सीसोम्स एवं एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा बंधों द्वारा ATP में संचित रहती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रस्टी है उसमें उपस्थित ऑक्सीसोम्स F1 कण में स्थित होते हैं और F1 कण क्रस्टी पर पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रस्टी पर उपस्थित ऑक्सीसोम्स एवं एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि श्वसन की क्रिया में या अन्य क्रियाओं में भाग लेते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऑक्सीसोम्स या F1 कण। यह ऊर्जा बंधों के द्वारा ATP के रूप में संचित रहती है, ठीक है, बॉन्ड्स के द्वारा संचित रहती है ये ऊर्जा ATP के रूप में, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का या सेल का। ATP कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा कोशिका द्रव्य को प्रदान करती है जो कि ADP में बदल जाती है
और पुनः ऊर्जा संचित करके एटीपी का निर्माण करती है। इस प्रकार ऊर्जा अधिकतर जैविक कार्यों में प्रयोग होती है। तो इस टाइप से जो एटीपी है वो चेंज होती है एडीपी में, देन एडीपी से पुनः चेंज होती है एटीपी में और ऊर्जा चेंज होती रहती है और इस प्रकार ऊर्जा अधिकतर जैविक कार्यों में यूज होती है या प्रयोग होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया है उसे ऊर्जा घर या पावर हाउस कोशिका का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है गाइज अधिकतर ये पॉइंट आपका। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य या फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो देखिए, सबसे पहला दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है जो कई चरणों में होता है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसके बाद सेकंड दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा पायरुविक एसिड में परिवर्तन होता है। सो ये प्रोसेस है आपकी ग्लाइकोलाइसिस की जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके बाद थर्ड दिया गया है क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटिल कोएंजाइम O2 की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कई चरणों में क्रिया करता है और CO2 व H+ देता है। ये क्रिया कहलाती है क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो ये जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है और ईजी है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपलोड जल्दी करूँगी इसका वीडियो। देन फोर्थ पॉइंट में दिया गया है एटीपी फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवारों में उपस्थित F1 कण में कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि एटीपी का संश्लेषण करते हैं या एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार है यानी भीतरी झिल्ली है उसमें F1 कण पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीसोम वगैरह हुए और उसी में एंजाइम भी पाए जाते हैं यानी उपस्थित होते हैं जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं या ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस टाइप से होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य और ये कंप्लीट हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करूंगी और ये जो आपका टॉपिक है गाइस बीएससी 3rd ईयर बॉटनी में रेस्पिरेशन चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।